Hello everybody, I am S. Banerjee, your economics teacher. Today we continue the discuss regarding the chapter of employment. Casualization. Casualization of workforce refers to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. तो इसका ये मतलब है कि जब कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज जब राइज करता है तो उसको हम कैजुअलाइजेशन कहते हैं। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ है कि रिफॉर्म्स पीरियड के बाद ये नोटिस किया गया है कि जो रेगुलर वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है और कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ा है। तो इस प्रकार से इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। तो कैजुअल जो वर्कर्स होते हैं चूँकि उन्हें फैसिलिटीज़ कम मिलती है। आपको याद होगा 10th का जो एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का बुक है उसमें भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कुछ लोग पहले कपड़ों की मिल में काम करते थे, उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन बाद में उन्हें पार्ट टाइम बेसिस पे वर्क के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है और थोड़ा बहुत पेमेंट मिलता है और नहीं उन्हें कोई ख़ास फैसिलिटी मिलती है। तो वो जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं 10th की बुक में उससे आप कैजुअलाइजेशन को समझ सकते हो। The figures reveals that over time our workforce is suffering an increasing incidence of casualization. Why should it happen? The logic is simple and runs like this. The bulk of self-employed workforce is found in rural areas. People work on their farms and fields not because everybody is gainfully employed, not because everybody is contributing to output, but simply because many of them are not getting non farm jobs even when they wish to migrate. They are employed on their farms only for the name's sake. In fact, they are disguisedly unemployed. Taking a chance for opportunities, these marginal workers tend to migrate to urban areas, and more often than not, they get employment only as casual worker or as daily wagers. This is the story of unskilled workers leading to casualization of employment. तो गाँव में जो फार्मिंग फील्ड है वहाँ पे लोग इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि नॉन फार्म एरिया में एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा स्कोप हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, इसलिए वहाँ पे डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी मिलती है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। Even skilled workers in the urban areas are to struggle for regular jobs. This is owing to massive unemployment across all sectors of the economy. Unemployment is so huge that the bargaining power of the workers is significantly reduced. On the other hand, bargaining power of employer is very high. They follow the principle of hire and fire. तो दूसरा इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि जब हम लोगों ने 1991 में रिफॉर्म स्टार्ट किया तो उसके हमारे लिए चूँकि कैपिटल की कमी है हमारे पास, तो हमने फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। उसके लिए हमें अपने लेबर लॉज में भी चेंजेस करने पड़े और उसको एमएनसीज़ के फेवर में बनाना पड़ा, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके फेवरेबल बनाना पड़ा। तो उसमें उनके लिए आसान हो गया कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कर्स को हायर भी कर सकते हैं और फायर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हायर एंड फायर की पॉलिसी आ गई, जिसके कारण क्या हुआ है कि जो हमारा जो मैन पावर है वो अक्सर अनसर्टेनिटीज़ का शिकार हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि रेगुलर वर्क उन्हें नहीं मिल पाता है। जब थोड़ा बहुत वर्क की कंडीशन बनती है तो उन्हें कुछ समय काम मिलता है और उसके बाद कुछ समय के लिए उन्हें खाली बैठना पड़ता है, और जो कंपनीज़ हैं रिक्वायरमेंट होने पे हायर करती है लोगों को, और जब रिक्वायरमेंट नहीं रहता तो इजीली उन्हें फायर कर देती है। तो ये हायर एंड फायर की जो पॉलिसी है वो हम देख रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि जॉब मिल तो रहा है लोगों को, लेकिन सिक्योर जॉब नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादा लोगों को रेगुलर वर्क नहीं मिल पा रहा, उसके बदले में कैजुअल वर्क्स ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा जो वर्कफोर्स है उसमें कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है।
या बढ़ा है, बीच में जो थोड़ा बहुत जो चेंजेस होता है तो वो किस ओर इशारा करता है कि क्या इंडियन इकोनॉमी में लार्ज नंबर में कैजुअल वर्कर्स हैं, तो उनका चूँकि ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए सिचुएशन को हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। उसी प्रकार एक और चीज़ हम नोटिस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। तो इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले समझ लें कि इकोनॉमिक में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर रिफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। It includes all government departments, public enterprises, and private establishment which hire 10 or more workers. Those working in the organized sector are called formal workers. तो सिंपल सा एक वो है कि 10 या उससे ज़्यादा लोग यदि काम पे रखे जाते हैं रेगुलर रोल्स पर, उनके लिए रजिस्टर वगैरह मेंटेन किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, तो यूजुअली हम उसके लिए जो फॉर्मल सेक्टर वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो फॉर्मल सेक्टर में जो लोग उसको लिए एक और टर्म यूज़ होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन वर्कर्स को हम यूजुअली कहते हैं फॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं, क्योंकि उनका एम्प्लॉयमेंट कुछ फॉर्मेलिटीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कि वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, टर्म कंडीशंस लिखी हुई होती हैं कि वर्क किस प्रकार से होगा, फिर सैलरी वगैरह का भी टर्म्स कंडीशन लिखा रहता है, तो डैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल वर्कर्स। और दूसरा जो सेक्टर है उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर रिफर्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। It includes all such private enterprises which hire less than 10 workers, besides farming and self-employment ventures. Those working in the unorganized sector are called informal workers. अब जो 10 से कम वर्कर्स वाले जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं तो वहाँ यूजुअली क्या है, रजिस्टर वगैरह मेंटेन नहीं होता है। उनको बस वो आते हैं, काम करते हैं और कोई कंडीशन लिखित एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो उसको इस टाइप के जो वर्कर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं। From the viewpoint of employment status, the underlying difference between formal and informal sector is that, अब ये डिफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसका एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो इसको हम देख लेते हैं, 10th क्लास में भी आप इसके में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। फॉर्मल वर्कर्स, नंबर 1, फॉर्मल वर्कर्स वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, वेयर एज इनफॉर्मल वर्कर्स वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सेकेंड नंबर, formal workers are entitled to social security benefits like provident fund, gratuity, pension, etc. Informal workers are not entitled to social security benefits. Third, formal workers can form trade unions. Informal workers cannot form trade unions. Number 4, formal workers are protected by various labor laws against uncertainties of the market. Informal workers remain unprotected by labor laws and are therefore highly vulnerable to uncertainties of the market. तो ये डिफरेंसेस हैं, इसको आप बाई हार्ट कर लीजिए। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके बारे में बता चुके हैं कि 10 या उससे ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, और उसमें जो वर्क करने वाले लोग होते हैं उनका एक फॉर्मल एग्रीमेंट वगैरह रहता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े होते हैं। दूसरी ओर जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं और इन्हें फैसिलिटीज़ कम होती है। जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं उन्हें कई प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी है, ग्रेचुइटी है, पेंशन है, इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस होता है, पेड हॉलीडेज़ होता है। जबकि इनफॉर्मल वर्कर्स को ये सब सिक्योरिटीज़ के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनफॉर्मल वर्कर यदि काम पे नहीं जा पाता है तो उसको उस दिन का सैलरी नहीं मिलता है, उसका मतलब पेड हॉलीडेज़ का उसे फ़ायदा नहीं मिलता है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में मिल सकता है।
तो ये फ़ायदा है फॉर्मल सेक्टर वाले एम्प्लॉयज़ को। दूसरा, उनका प्रोविडेंट फंड वगैरह कटता है, जिसके बेस पे क्या होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें पेंशन फैसिलिटीज़ मिल सकती है, जबकि इनफॉर्मल वर्कर्स को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। वो जब तक काम करने में सक्षम होते हुए काम करते हैं, उसके बाद जब रिटायरमेंट एज उनका निकल जाता है या जब वो काम करने में सक्षम नहीं रहते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की भी पेंशन आदि की बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। अब इसके अलावा जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो ट्रेड यूनियन को फॉर्म कर सकते हैं एज़ पर द लेबर लॉज। तो ट्रेड यूनियन का वर्क काम क्या होता है? ट्रेड यूनियन जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में एम्प्लॉयर से बार्गेन करता है वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए। वो एम्प्लॉयज़ के फेवर में, जैसे कि सैलरी को बढ़ाने के लिए, रेगुलर इंक्रीमेंट्स के लिए, कुछ अदर तरह की फैसिलिटी जैसे कि सब्सिडाइज फूड हो गया, कैंटीन फैसिलिटीज़ हो गई, एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, इस प्रकार के चीज़ों के लिए वो क्या करता है, एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट करता है। तो ये वर्क कौन करता है? ट्रेड यूनियंस करते हैं। तो ट्रेड यूनियंस के बारे में भी आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, उसका भी एक अपना इंडिया में हिस्ट्री है ना। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वेबसाइट वगैरह से। दूसरे जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, ये कोई रेगुलर बेसिस पे ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये एम्प्लॉयर से ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं कर पाते, क्योंकि रीज़न क्या है कि ट्रेड यूनियन का में क्या होता है कि लोग एक साथ कलेक्टिव हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और इसलिए इजीली अपने एम्प्लॉयर के साथ वो क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर पाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल वर्कर्स ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर पाते, इस कारण वो नेगोशिएट भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कई प्रकार के लेबर लॉ होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लागू हो जाते हैं, कि भाई जैसे वर्कर्स है उनके लिए कुछ सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना होगा। फिर आफ्टर 8 आवर्स से ज़्यादा यदि काम लग लिया जाता है तो उन्हें ओवर टाइम देना होगा, उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस देना होगा। इस प्रकार के कुछ नियम हैं, गवर्नमेंट ने कई प्रकार के लॉज बनाए हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को लागू करने पड़ते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे ये लागू नहीं होते हैं। इसलिए जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो इस प्रकार के लॉ के कारण जो फैसिलिटीज़ मिल सकती थी उनको, वो फैसिलिटी उनको नहीं मिलती है। इसलिए वो जो मार्केट में जो अनसर्टेनिटीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि जब काम की कमी हो जाए तो इन्हें इजीली काम से अलग कर किया जा सकता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये जो जॉब सिक्योरिटी से ये वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से इनफॉर्मल वर्कर्स को इस प्रकार का जो बेनिफिट्स है उससे वो क्या होते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फॉर्मल वर्क सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें इस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है। अब चूँकि आपने फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में समझ लिया है, तो आप इजीली इनफॉर्मलाइजेशन को भी समझ सकते हैं। Informalization of workforce is defined as a situation where percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in informal sector tends to rise। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो फॉर्मल फॉर्मल वर्कर्स का जो परसेंटेज है जब वो डिक्रीज़ होता है और इनफॉर्मल वर्कर्स का जो परसेंटेज इंक्रीज़ होता है, तो सिचुएशन को बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। अब हमारे यहाँ पे जो रिफॉर्म्स पीरियड के बाद जो जॉब जो क्रिएट हुआ है ज़्यादातर वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा हुआ है। यानी कि कंपनीज़ ने क्या किया, आउटसोर्सिंग का ज़्यादा सहारा लिया है। खुद उन्होंने डायरेक्ट अपॉइंट नहीं किया लोगों को, उन्होंने दूसरे को आउटसोर्स कर दिया। तो आउटसोर्सिंग की जो एजेंसीज़ होती है वो थोड़े बहुत वर्कर्स से काम चलाती हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि जब वर्कर्स की संख्या 10 से कम हो जाती है तो वो लेबर लॉस से बच निकलते हैं, और इस कारण क्या होता है, इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या बढ़ती है। और दूसरी ओर हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग सेल्फ़ एम्प्लॉयड भी हैं, तो उन्हें भी हम इनफॉर्मल सेक्टर में ही काउंट करते हैं। इस कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उनका परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है, और ये सिचुएशन जो है इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन बोलते हैं। इन अकॉर्डिंग्स विथ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, formal sector employment should have risen and informal sector employment should have declined over time। लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट। एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट से 1991 हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, इनफॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा मिला है, और इस कारण
ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। A series of economic reforms were launched in 1991 with liberalization, privatization and globalization as their key elements. Consequently, there is a significant transformation from a controlled economy to market economy. तो जो मार्केट इकोनॉमी है वो बेसिकली डिपेंड्स करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो लेबर भी क्या हो गया लाइक कमोडिटी। तो जब रिक्वायरमेंट कम होती है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाते हैं, और इसलिए हायर एंड फायर की पॉलिसी जो होती है वो इजीली चलाई जा सकती है। इस कारण से क्या हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में इनफॉर्मल वर्कफोर्स बढ़ता चला जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसका परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ द इनफॉर्मलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, रिफॉर्म्स के कारण क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो दो प्रकार की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं नंबर वन इज़ कॉल्ड द कैजुअलाइजेशन, यानी कि कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज राइज हो रहा है, और दूसरी जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन, यानी कि इनफॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे राइज करता चला जा रहा है। तो देयर आर टू की टर्म्स विच शुड बी लर्नड बाय यू। In this process of transformation, there has been a significant drift towards informalization of workforce. Market economy and informalization of workers perhaps are strongly correlated to each other. Informalization is driven by the forces of supply and demand in the labor market. Presently, formal sector employment comes to merely 10% of the total. 90% of the workforce continues to be informal. This points to growing vulnerability of the workforce to uncertainties of the market economy. Thank you and have a nice day.